गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपना कंप्लीट कर चुके थे, जो छोटे छोटे कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, सभी के तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने थे, वो वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को बताइए और उसका सूत्र भी बताइए क्या है। तो इसकी परिभाषा और इसका सूत्र दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसका जो फॉर्मूला, इसकी जो डेफिनेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन भी करेंगे और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और उसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत या इसकी परिभाषा क्या है। अनिश्चितता यानी किसी भी चीज का निश्चित नहीं होना। यानी हाइजेनबर्ग ने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया कि ये वस्तु या फिर ये जो चीज है या स्थिति है, ये अनिश्चित नहीं है। इसके नियम से ही पता चल रहा है, नियम के नाम से ही पता चल रहा है कि वो अनिश्चित नहीं, यानी उस वस्तु की निश्चितता की गणना नहीं की जा सकती है। ओके, तो सिद्धांत देखते हैं किस चीज की अनिश्चितता है, यानी किसकी निश्चितता की गणना नहीं की जा सकती है। तो किसी क्षण एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थता पूर्वक मापन यहां पर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कि किसी क्षण किसी कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थता पूर्वक मापन नहीं किया जा सकता है। यानी कोई कण है, वो त्रिविमीय गति कर रहा है, त्रिविमीय गति कर रहा है। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। हमारा कण यहां पर गति कर रहा है। अब एक क्षण एक साथ एक ही दिशा में इस कण का जो स्थिति है, माना इस कण की स्थिति हमने डेल्टा x मान ली कि x अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा है त्रिविमीय पथ में, और इसका जो संवेग है, संवेग हमने मान लिया कि इसका संवेग है डेल्टा पी एक्स इसी कण का। तो एक साथ जो है उसका मापन यथार्थता पूर्वक या पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है। पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि इसकी स्थिति, इस कण की स्थिति यही होगी या इस कण का संवेग जो है वो यही होगा, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। इसलिए यहां पर स्थिति लिखते वक्त यहां पर हम आगे क्या लगाते हैं, डेल्टा। डेल्टा यानी लगभग इसके आसपास का मान। यहां पर भी संवेग के आगे भी हम क्या लगाते हैं, डेल्टा। यानी ये डेल्टा क्या बताता है, ये डेल्टा अनिश्चितता बताता है। किसकी? ये स्थिति की अनिश्चितता को बताता है, और ये संवेग के आगे, पी के आगे जो डेल्टा है वो संवेग की अनिश्चितता को बताता है। यानी किसी क्षण किसी कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थता पूर्वक मापन नहीं किया जा सकता है। यह हाइजेनबर्ग ने सिद्धांत दिया था। यानी इस कण का एक साथ एक दिशा में यथार्थता पूर्वक पूर्ण रूप से मापन नहीं किया जा सकता, इसकी स्थिति और संवेग का। ओके, तो आप इसकी परिभाषा नोट कर लो, साथ ही इसका फॉर्मूला भी नोट कर लेना। फॉर्मूला हम लिख देते हैं, क्या होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों का जो गुणा होता है किसका, स्थिति का। ये क्या, स्थिति की अनिश्चितता यहां पर लिख। हाँ, तो जो डेल्टा एक्स है हमारा वो है स्थिति की अनिश्चितता। यानी ये जो डेल्टा है ये अनिश्चितता को बता रहा है, किसकी, कण की स्थिति। जो एक्स अक्ष के अनुदिश कण की स्थिति है वो स्थिति की अनिश्चितता को बता रहा है, डेल्टा एक्स। और उस कण के संवेग की अनिश्चितता को जो बता रहा है वो है हमारा डेल्टा पी एक्स, संवेग की अनिश्चितता। ओके, तो इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू इसके बराबर में जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी h/4 पाई। यहां पर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू इसलिए लगा क्योंकि ये भी अनिश्चितता को बता रहा है कि इन दोनों का जो गुणा होगा वो इसके बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। ये भी किसको बता रहा है, अनिश्चितता को बता रहा है। और इनके आगे के जो डेल्टा के निशान है वो भी अनिश्चितता को बता रही है। स्थिति की अनिश्चितता, ये संवेग की अनिश्चितता, इन दोनों का जब गुणा होगा
तो वो h अपॉन 4 पाई के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ये इसकी अनिश्चितता को बता रहा है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, कि किसी कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थता पूर्वक मापन नहीं किया जा सकता। यानी कुछ तो 19-20 फर्क आएगा ही। हम माप करने जाएंगे स्थिति या संवेग का, जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कुछ 19-20 फर्क आएगा ही। वो 19-20 फर्क, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान उस 19-20 फर्क को ही बता रहा है। तो h अपॉन 4 पाई जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? ये जो h अपॉन 4 पाई, इसको हम ये भी लिख सकते हैं h बार अपॉन 2। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों इसके इक्वल टू कैसे होते हैं, इस h बार की वैल्यू क्या होती है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये h तो वही है हमारा प्लांक नियतांक, जो मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, पिछले वीडियोस में ही बताया है। h जो है हमारा प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻³ जो पहले से वीडियोस देख रहे हैं उन्हें ये पता होगा। अगर आप नए हैं तो आप पिछले वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा ये प्लांक नियतांक है, कहां से आया। इसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻³ 34 जूल इंटू सेकेंड होती है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे एक्स अक्ष की स्थिति में, एक्स अक्ष, जब कण एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा हो तो उसकी स्थिति की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता। जब कण वाई अक्ष के अनुदिश गति करेगा तो वहां पर वाई अक्ष के अनुदिश होगी उसकी स्थिति की अनिश्चितता, तो आ जाएगा डेल्टा वाई गुणा डेल्टा पी वाई, और इसकी भी वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई या h बार बाय 2। ओके, और जब z अक्ष के अनुदिश गति करेगा तो डेल्टा z इंटू इसका संवेग भी होगा, इसका भी संवेग यही होगा, डेल्टा पी z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और ये h अपॉन 4 पाई बराबर होता है, या फिर ये इसके भी बराबर होता है h बार बाय 2। ये इसके भी बराबर होता है और ये इसके भी बराबर होता है। इन दोनों में क्या रिलेशन है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक आप यहाँ पर नोट कर लो, ये x अक्ष के अनुदिश कण की स्थिति और संवेग में अनिश्चितता, ये y अक्ष के अनुदिश और ये z अक्ष के अनुदिश। ओके, यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो जब हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, उसी के साथ एक नोट भी दिया और एक बात भी बोली कि बड़ी वस्तुओं में स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण संभव है, परंतु सूक्ष्म वस्तुओं में या कोई सूक्ष्म कण में एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। यानी कोई भी बड़ी वस्तु हो या बड़ी चीज हो तो उसमें एक साथ हम स्थिति, उस बड़ी वस्तु की स्थिति और उस बड़ी वस्तु के संवेग का निर्धारण कर सकते हैं, परंतु छोटी वस्तु के संवेग और छोटी वस्तु की स्थिति का निर्धारण या किसी कण की स्थिति या कण का संवेग का निर्धारण हम नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग ने एक बात बोली थी जब सिद्धांत दिया था तब। ओके, तो ये नोट भी लिख लेना उन फॉर्मूला के नीचे। और अब हम इसके आगे करने वाले हैं h अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू h बार अपॉन 2 के बराबर होता है। ये कैसे होता है अब मैं ये आपको बता दूंगा, और यहां से हम h बार की वैल्यू भी निकाल देंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। h अपॉन 4 पाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, h अपॉन एक सेकेंड, ये h बार बाय 2 के बराबर होता है। ये तो हम जानते हैं क्योंकि मैंने दोनों को उनके गुणा के डेल्टा x और डेल्टा px के गुणा करके इन दोनों के बराबर लिखा है, यानी इन दोनों की वैल्यूज बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू h बार की अब हम यहां से वैल्यू निकालेंगे क्या होती है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, h अपॉन 2 इंटू 2 पाई, h एज इट इज आ गया, h ऐसा कैसा आ गया, 4 पाई को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 पाई। ओके, तो यहां से ये h और ये 2 पाई, ये h और ये 2 पाई, इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ h बार के बराबर। देखते हैं यहां से, जब ये h अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू h बार
ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इतना इतना वाला पार्ट यहां से ये h अपॉन 2 पाई इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना h बार अपॉन 2, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, h बार के बराबर, h बार के बराबर हो जाएगी और बट्टे में 2 एज इट इज बचेगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, ये मैं आपको केवल समझा रहा था, तो यहां से हम लिख सकते हैं h अपॉन 2 इंटू 2 पाई इक्वल्स टू h बार बाय 2। अब इसको मैं h बार लिख सकता हूं, इसको h बार लिख सकता हूं। तो h बार की यहां से वैल्यू निकलती है, इसको अगर इसके बराबर करते हैं तो h बार की जो वैल्यू निकलती है वो क्या होगी हमारी, h अपॉन 2 पाई। ओके, तो आपको पता चल गया h बार की वैल्यू क्या है, h बार की वैल्यू है h अपॉन 2 पाई। तो यहां से h अपॉन 2 करते हैं हम, यहां से जैसे h बार अपॉन 2 किया हमने, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूं h अपॉन 4 पाई हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो h अपॉन 4 पाई, तो h अपॉन 4 पाई आ गया, यानी h बार की वैल्यू h अपॉन 2 पाई के बराबर होती है। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लो, ये है हमारी h बार की वैल्यू। हाँ, तो ये हमारी h बार की वैल्यू आ गई, इससे हम निकालेंगे h बार का जो मान है वो निकालेंगे। h की वैल्यू, तो h क्या है हमारा, प्लांक नियतांक है और इसकी वैल्यू मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। ओके, अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, यहां से हमारे h बार की वैल्यू आ जाएगी, तो 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 2, पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं 3.14, छोटी क्लास में आपने पढ़ा ही होगा 3.14 होती है। ओके, तो इसके पीछे जो मात्रक लगेगा वो जूल इंटू सेकेंड लगेगा, क्योंकि पाई का तो कोई मात्रक होता है नहीं, पाई खुद एक कांस्टेंट है। h बार की वैल्यू, जब इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.054 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये है हमारे h बार की वैल्यू। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में हमने जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा है, उसका फॉर्मूला जो पढ़ा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू h बार बाय 2। ये जो हमने पढ़ा है, इसके ऊपर क्या पढ़ेंगे, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर ही, इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा और सॉल्व करवाऊंगा, तो कल की क्लास जरूर अटेंड करना। इसके बाद कुछ चीजें और रह जाती है जो हाइजेनबर्ग ने दी थी, जैसे ऊर्जा और समय में संबंध। तो आज हम ऊर्जा और समय में संबंध पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, h बार की वैल्यू निकाल दी होगी। तो अब हम देखते हैं ऊर्जा और समय में संबंध। ऊर्जा व समय में संबंध। हाइजेनबर्ग ने ऊर्जा और समय का भी बताया कि किसी कण की एक साथ किसी कण की ऊर्जा तथा किसी कण के समय का, किस समय में उसके पास ऊर्जा कितनी है, उसका एक साथ पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक मापन नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए भी हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। ऊर्जा को हम ई से दर्शाते हैं, तो डेल्टा ई मल्टीप्लाई डेल्टा टी is greater than and equals to h upon 4 पाई is equals to h बार बाय 2। इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, तो ये इसके बराबर हो गया। हाइजेनबर्ग ने एक और सिद्धांत दिया था, कोणीय विस्थापन तथा कोणीय संवेग में संबंध। कोणीय विस्थापन तथा कोणीय वेग में संबंध।
तो एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऊर्जा व समय में संबंध के लिए सूत्र लिखिए। छोटे छोटे मार्क्स में क्वेश्चन, कोणीय विस्थापन तथा कोणीय वेग के संबंध का सूत्र लिखिए, तो वहां पर आपको ये सूत्र लिखने पड़ते हैं। तो कोणीय विस्थापन तो हम जानते हैं, क्यों से दर्शाते हैं हम इसको, ओके। और कोणीय वेग जो है हमारा, उसको हम दर्शाते हैं जे से, सॉरी डेल्टा जे आएगा, क्योंकि अनिश्चितता है। कोणीय विस्थापन और सॉरी कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग की अनिश्चितता है, तो यहाँ पर भी डेल्टा लगेगा, क्योंकि एक साथ एक समय में किसी भी कण के कोणीय विस्थापन तथा कोणीय वेग की स्थिति का पूर्ण रूप से यथार्थता पूर्वक मापन नहीं किया जा सकता है। ये हाइजेनबर्ग का तीसरा नियम है। 3 अवधारणाएं दी उसने, पहला स्थिति तथा संवेग की, दूसरा ऊर्जा तथा समय की, और तीसरा कोणीय विस्थापन तथा कोणीय वेग की। तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होती है, इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 4 पाई इज इक्वल्स टू h बार बाय 2। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। हम तीनों अवधारणाएं हाइजेनबर्ग की पढ़ चुके हैं। कल हम इन्हीं पर क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कल की क्लास जरूर अटेंड करें। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, तो इनका एक बार वापस रिवीजन कर लेना आप। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, ये नोट कर लेना।